कि मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिखा दिए थे, सेल का स्ट्रक्चर बता दिया था, और मैंने आपको कहा था कि फंजाई को पहले हम लोग माइकोटा कहते थे और आज की डेट में इसको हम लोग फंजाई किंगडम कहते हैं। तो फंजाई को हमने सर ये डिवाइड भी किया, करवा दिया था आपने। है ना, करा दिया था ना। हाँ, तो देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ, और मैं आपको ये कराने वाला था, ये मैंने स्टार्ट किया था, याद आया, ओमाइसीटीज हेडिंग डलवाई थी ना, ओमाइसीटीज, है ना। तो देखो, तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किंगडम जो माइकोटा है, मतलब फंजाई है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है ना, उन सबको हम एक ग्रुप में रखते हैं और उन्हें कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब फंजाई इम्परफेक्ट टाइप। और इनके लिए हमने एक क्लास का फॉर्मेशन किया और इस क्लास को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज हमारा एक क्लास हो गया। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास में वो सब फंजाई आते हैं जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, या तो कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के फंजाई है ये बाकी ग्रुप के फंजाई हैं, और सिर्फ एक ही बेसिस पे इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे एक साथ रखा गया, मतलब आर्टिफिशियली क्लासिफाई किया गया है। इसीलिए फंजाई इम्परफेक्टाई को आर्टिफिशियल ग्रुप भी कहा जाता है ना। तो उनका ये कहना है कि एक्चुअली क्या है, ये तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं और इनमें या तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, या अभी तक खोजा नहीं गया, इसलिए हमने इनको एक अलग ग्रुप पे रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जिन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ना खोजा गया है और ना ही उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो ऐसे फंजाई को हमने एक ग्रुप पे रखा गया, उसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटी। अब दूसरे वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड है, मतलब पाया जाता है, उनको भी एवोल्यूशन के बेसिस पे पहले हमने रखा प्रिमिटिव फंजाई, मतलब ओल्डर फंजाई, और दूसरा हमने रखा एडवांस फंजाई, मतलब न्यू फंजाई। तो इसको हमने ऊ माइको दो ग्रुप में डिवाइड किया, ऊ माइकोटा और यू माइकोटा। ऊ माइकोटा के जो मेंबर हैं इनमें माइसीलियम एसेप्टेट है, मतलब माइसीलियम में सेप्टा नहीं पाया जाता। मैंने आपको लास्ट क्लास में सेप्टेट, एसेप्टेट माइसीलियम, डोलीपोर सेप्टम, ये सब चीजें बता दी थी, देखिए, है ना। अब क्या है, तो प्रिमिटिव एक फंजाई बार वो फिर होते बता हैं। दीजिए, आई थिंक मैं लास्ट क्लास में थी नहीं। अच्छा, एसेप्टेट फंजाई वो होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक माइसीलियम होता है, सिंगल सेल होता है, और इसमें न्यूक्लियस स्विम करती रहती है, इन्हें हम एसेप्टेट माइसीलियम कहते हैं, है ना, एसेप्टेट माइसीलियम। और इसी को हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं। दूसरे वो फंजाई होते हैं जिनमें सेप्टा पाए जाते हैं, इन्हें हम सेप्टेट फंजाई बोलते हैं। ये ज्यादा एडवांस है, इन दोनों के बीच में तो इन्हें हम सेप्टेट कहते हैं, और इन दोनों के बीच में पार्शियली सेप्टेट फंजाई भी पाए जाते हैं जिनमें सेप्टा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, सेप्टा के बीच बीच में पोर पाए जाते हैं, और ये पोर से न्यूक्लियस तो नहीं क्रॉस कर सकती, लेकिन न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो सकता है और प्रोटोप्लाज्म कनेक्टेड रहता है। तो ये तीन तरह के सेप्टा पाए जाते हैं, पार्शियली सेप्टेट। अब देखिए, यहां पर प्रिमिटिव फंजाई या एसेप्टेट फंजाई को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग एल्गल फंजाई भी कहते हैं और जाइगोमाइसिटीज को कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं। रीजन ये है, जाइगोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, इसलिए इनको कॉन्जुगेट फंजाई भी कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज में आते हैं एल्गल फंजाई, अभी देखेंगे ऐसा क्यों कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं एडवांस फंजाई, यू माइकोटा। यू का मतलब ही होता है न्यू, और माइकोटा मतलब फंजाई, न्यू फंजाई। इनमें माइसीलियम सेप्टेट पाए जाते हैं, राइट। इनको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में इन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है, इनमें एस्कस नाम के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। इसमें बेसिडियो स्पोर पाए जाते हैं, इसलिए इसको बेसिडियोमाइसिटीज बोलते हैं, और इसे क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके एनसीईआरटी में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज दे रखा है। जाइगोमाइसिटीज वो लोगों ने नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो यही क्लासिफिकेशन है जो आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस क्लासिफिकेशन को याद रखिएगा और एज इट इज जैसे है ऐसे ही याद रखिएगा, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बातें मैं आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बता भी चुका था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, फाइकोमाइसिटीज से। तो फाइकोमाइसिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए, और आपको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है इसको आपको एक पेज छोड़ देना है, और इसको आपको करना भी है, नोट भी करना है आपको अपने नोटबुक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, फाइकोमाइसिटीज, है ना।
तो फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, देखिए, तो ऊ माइकोटा मैंने बोला, तो ऊ माइकोटा में हमने ये कहा कि सबसे पहले आता है हमारे फाइकोमाइसिटीज, है ना। तो फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं, राइट। तो फाइकोमाइसिटीज के आप कैरेक्टरिस्टिक नोट कीजिए। फाइकोमाइसिटीज, फाइको, एक मिनट, इसको ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फाइकोमाइसिटीज और एल्गल फंजाई। अब देखिए, इसमें यहां पर आप देखेंगे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन और एल्बिगो, ये दो इसके एग्जांपल दिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं। तो पहले मैं आपको एक दिखाता हूं इसका मेंबर फाइकोमाइसिटीज, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन। तो ठीक है, देखो यहाँ पर जो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं वो आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप नीट का क्वेश्चन 100% करना चाहते हैं तो आप इसको याद जरूर रखिएगा एग्जाम्पल्स को। देखो यहाँ पर ये फाइकोमाइसिटीज का एक एग्जाम्पल, फाइकोमाइसिटीज का ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन एक फंगस है और एक कॉज क्या करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन ये फंगस पोटैटो की एक डिजीज को कॉज करता है ना। और जिस पोटैटो की डिजीज को एक कॉज करता है उसको हम लोग बोलते हैं लेट ब्लाइट डिजीज, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो में एक बीमारी कॉज करता है उसको लेट ब्लाइट डिजीज कहते हैं। ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर। लेट ब्लाइट डिजीज रिस्पॉन्सिबल है ग्रेट आयरिश फेमाइन की वजह के लिए। तो आयरलैंड में आयरिश फेमाइन पूछा जाता है कि आयरिश फेमाइन के लिए कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल था। आयरलैंड में एक बार फेमाइन आ गई और उसके लिए फंगस रिस्पॉन्सिबल था। द रीजन बिहाइंड इट, इस फंगस ने आयरलैंड की पूरी जो पोटैटो की क्रॉप्स थी उनको बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से ये आयरिश फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आयरिश फेमाइन का जो टाइम पीरियड है 1845 में आयरिश फेमाइन, ये नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयरिश फेमाइन के लिए कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। देखो ये फंगस कॉज क्या करता है, आपको लाइफ साइकिल में नहीं जाना है। कुल मिलाकर के ये जो इन्फेक्टेड ट्यूबर होते हैं ये इस तरह से सड़ जाते हैं, ये ब्लैक ब्लैक सा पार्ट हो जाता है और ये पल्पी वाला एरिया हो जाता है, ये इन्फेक्टेड सीडलिंग है। और इसकी जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स में इस तरह से ब्लैक टाइट के ब्लैक जैसे मार्क्स आ जाते हैं, इसलिए इसको लेट ब्लाइट डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो लेट ब्लाइट डिजीज, तो जो मैच्योर जो लीव्स होती हैं उनमें इस तरह के स्पॉट दिखाई देते हैं और लीव्स के अंदर ही टिश्यूज में ये फंगस डेवलप होता है। इसके स्पोर्स चारों तरफ फैलते हैं और फैल करके आसपास के बाकी के भी जो प्लांट होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन लिखेंगे, राइट। तो पहला एग्जांपल इसका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन क्या कॉज करता है, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आयरिश फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल, वो भी आपको 100% याद करके रखना है, एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा भी एक फंगस है, ये भी एक पैरासाइट है, ये भी एक डिजीज कॉज करता है। और एल्बिगो कैंडिडा जो डिजीज कॉज करता है उसे बोलते हैं व्हाइट रस्ट डिजीज। किन प्लांट में करता है, क्रूसीफर्स में करता है। क्रूसीफर कौन होते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर। तो क्रूसीफर में कौन आता है, लाइक दैट इज मस्टर्ड जैसे हो गए, मस्टर्ड हो गया, ये क्रूसीफर में आता है। ठीक है, तो ये दोनों फंगस जो इसके इस फैमिली के मेंबर हैं। चलिए अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक नोट कीजिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट पॉइंट, दिस फंगस इज मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टेट।
This fungus is multinucleate aseptate. That is, this fungus is multinucleate aseptate. That is, it have cyanocytic condition. सर That एक is- बार और रिपीट कर दीजिएगा. This fungus is multinucleate aseptate. This fungus is multinucleate aseptate. That is, it have cyanocytic condition. Next point. Hyphal wall contain cellulose and other glucon. हाइफल वॉल, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो फंगस का हाइफा होता है किससे बना होता है? काइटिन से। लेकिन यहाँ पे काइटिन का नहीं बना, किसका बना है? सेल्यूलोज का बना, जो कि प्लांट का स्ट्रक्चर है, जो कि प्लांट का केमिकल है, प्लांट का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिससे प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। हाइफल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड अदर ग्लूकॉन. That's why they are called algal. That's why they are called algal fungi. That's why they are called algal fungi. Next point. सर Asexual एक बार और reproduction. रिपीट कर दीजिएगा. Hyphal wall is made up of cellulose and other glucon, That's why it is called algal fungi. Next point. सर ग्लूपोन है या ग्लूकॉन? Glucon. Next point. Asexual reproduction takes place through sporangia formation. Asexual reproduction takes place through sporangia formation. अब देखिए स्पोरेंजिया क्या होती है. स्पोरेंजिया ये नॉर्मल एक हाइफल वॉल हो गई, हाइफा हो गया. इस हाइफा से इस तरह का स्ट्रक्चर निकलता है. इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं. अब स्पोरेंजिया में क्या होता है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्पोरेंजिया वाला स्ट्रक्चर. इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन होता है. तो इस स्ट्रक्चर को हमने कहा स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर डिवीजन होता है और छोटे छोटे स्पोर बनते हैं. और स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोरेंजिया रप्चर हो जाती है. रप्चर होने के बाद ये स्पोर फैल जाते हैं और नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं. इन स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं. नोट करते जाइएगा साथ साथ में. स्पोरेंजियोस्पोर, ये स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ करता जा रहा हूं इनको नोट करते आइए. Asexual reproduction takes place through sporangia. सर इन्हें ज़ूस्पोर भी कहते हैं? नहीं बेटा, जूस्पोर ये नहीं है. हाँ, जूस्पोर मैं बताता हूँ जूस्पोर क्या होते हैं. सुनो. Asexual reproduction takes place through sporangia. नोट कर लिया. अब इसी के नीचे लिखो. In aquatic condition formation of, अब कुछ फंगस ऐसे हैं जो वाटर में पाए जाते हैं.
in aquatic condition formation of zoospore takes place। अब देखो जूस्पोर क्या होते हैं। तो जो सर एक एक्वेटिक बार और फंगस रिपीट कर दीजिएगा, नेटवर्क in aquatic condition, in aquatic condition formation of zoospore takes place। अब देखो जो टेरेस्ट्रियल फंगस है इस क्लास के, उनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस क्लास के कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो एक्वेटिक कंडीशन में मतलब कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उन पे स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन टेरेस्ट्रियल मेंबर में होता है। एक्वेटिक मेंबर्स में मैंने आपको बताया जूस्पोर बनते हैं। जूस्पोर इस जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। जूस्पोर एक्चुअली कैसे होते हैं, ये इस तरह के स्पोर होते हैं, रप्चर होने के बाद ये बाहर निकल करके आते हैं और जूस्पोर में हमेशा फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, बना लो जूस्पोर बना लो, दे आर जूस्पोर। ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर में फर्क है। स्पोरेंजियोस्पोर में कभी फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे और जूस्पोर में हमेशा फ्लैजिला पाए जाएंगे। स्पोरेंजियोस्पोर हमेशा बनेगा कहां पे, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, और जूस्पोर हमेशा एक्वेटिक। क्लियर है सांची? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, zoospores are generally biflagellate। नेक्स्ट पॉइंट, सर जूस्पोर आर जनरली बाइफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला पाए जाएंगे। जूस्पोर्स आर जनरली बाइफ्लैजिलेट, दैट इज they contain two flagella, that is they contain two flagella। next one, sexual reproduction takes place through gametangial contact। sexual reproduction takes place through gametangial contact, where male part is called antheridium and female part is called oogonium। sexual reproduction takes place through gametangial contact। sexual reproduction takes place through gametangial contact, where male part is called antheridium and female part is called oogonium। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका, और गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है। एक ही हाइफा में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होते। तो मैंने आपको ये कहा कि जो फीमेल वाला पार्ट है उसे oogoनियम कहा जाएगा। ये रहा आपका oogoनियम। oogoनियम में यहां पर ये आपकी न्यूक्लियस हो गई oogoनियम की, और ये इसके अंदर क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। इसी के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम क्या करता है, देखिए एंथ्रीडियम इसी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, चिपका हुआ होता है, इसको हम गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं। गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये एंथ्रीडियम है जो मैंने रेड कलर से दिखाया। तो एंथ्रीडियम मैंने आपको बताया कि ये मेल पार्ट है और oogoनियम मैंने बताया फीमेल पार्ट। एंथ्रीडियम जो होता है ये यहाँ पर क्या करता है, एक रिप्रोडक्टिव ट्यूब का फॉर्मेशन करता है ना, ये रिप्रोडक्टिव ट्यूब, और इस ट्यूब के थ्रू अपनी न्यूक्लियस को रिलीज कर देता है ना।
इस तरह के रिप्रोडक्शन को गैमेटेंजियल कांटेक्ट है। हेडिंग डालिए और इसको नोट कीजिए, ड्रॉ कीजिए। वन लास्ट पॉइंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टार बना के लिखिए, इसका आखिरी पॉइंट है। Gametes are generally non-flagellated. Gametes are generally non-flagellated in sexual reproduction. Gametes are generally non-flagellated in sexual reproduction. That's it. बताइए भाई, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम किसी पॉइंट पे? फाइकोमाइसिटीज, लास्ट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, क्या लास्ट वाला पॉइंट? यस सर। Gametes are generally non-flagellated in sexual reproduction. तो ये था हमारा एस्कोमाइसिटीज। आपको याद रखना है दोनों फंगस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन और अल्बिगो कैंडिडा, दोनों याद रखना है, ठीक है। एक को व्हाइट रस्ट कहते हैं, दूसरे को लेड ब्लाइट डिजीज कहते हैं। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जाइगोमाइसिटीज। नेक्स्ट हेडिंग है जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, आप चलो जाइगोमाइसिटीज में देख लेते हैं जाइगोमाइसिटीज के मेंबर कौन है। बड़ा फेमस है इसका मेंबर और बड़े कॉमन से फंगस है। तो देखो, तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको सेकंड क्लास फंजाई की जो सेकंड क्लास है, तो मैंने कहा कि जो सेकंड क्लास है दैट इज जाइगोमाइसिस। तो मैंने आपको कहा कि जाइगोमाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई। कॉन्जुगेशन फंजाई को बोलने के पीछे रीजन क्या है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, इसलिए इसको कॉन्जुगेशन फंजाई। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो डायग्राम जिसका दिया हुआ है ये क्या है, बता सकता कोई क्या है? नहीं, ये राइजोपस है, एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस जो फंगस होता है ना, राइजोपस, और ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल म्यूकर, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम डायग्राम होगा, म्यूकर, राइजोपस और म्यूकर, है ना। अब राइजोपस और म्यूकर में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो, जो राइजोपस और म्यूकर हैं इनको हम कहते क्या है नॉर्मली? दे आर कॉमनली नोन एज, नोट करेंगे, दे आर कॉमनली नोन एज ब्लैक, दे आर कॉमनली नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। तो आप ब्रेड खरीद करके लाते हैं और जिसमें ब्लैक ब्लैक से स्पॉट पड़ जाते हैं वो इसी फंजाई की वजह से लगता है। तो ब्रेड में लगने वाली फंजाई यही है, तो नोट करेंगे राइजोपस एंड म्यूकर popularly known as black bread mold. Next point,
Some of mucus are कैप्रोफिलस। क्या मतलब हुआ इसका, कोई बता सकता है क्या? कैप्रोफिलस। The one which grows on cow Some dung. of mucus are कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस क्या होते हैं? देखिए, इन्हीं को हम The लोग, one which grows on excreta. हाँ, इन्हीं को डंग फंगस भी बोलते हैं, है ना, इन्हें डंग मोल्ड बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली गोबर में, है ना, डंग में, उसमें ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए इन्हें कैप्रोफिलस बोलते हैं, है ना। तो कैप्रोफिलस वो कोई भी प्लांट या कोई भी फंगस होता है जो कि किसी डंग पे ग्रो करता है ना। तो ये डंग पे ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए इन्हें कैप्रोफिलस कहते हैं, और इसीलिए इनको डंग मोल्ड बोलते हैं। तो याद रखना, कैप्रोफिलस का मतलब याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बता दिया। यहां पर आप देखिए, फंजाई का जो नीचे वाला पार्ट, इसको हम राइजोइड्स कहते हैं। मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। ये राइजोइड लिखा, RHIZOIDS, है ना। तो राइजोइड्स, तो ये रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये रूट का ही फंक्शन करते हैं। तो राइजोइड क्या काम करते हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ना, एब्जॉर्ब करने का। कुछ हाइफा इनके, या कुछ, ये देखो माइसीलियम वाला पार्ट है, तो कुछ माइसीलियम जो होता है वो सबटेरेनियन होता है, मतलब कि ग्राउंड के अंदर होता है। तो कुछ हाइफा पार्ट नीचे होता है, कुछ पार्ट ऊपर होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ इस तरह के फ्रूटिंग बॉडी या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये कौन है? स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोरेंजियम क्या होते हैं? तो स्पोरेंजियम वो होते हैं, मैं लिख देता हूँ, दिस इज स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या होता है, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये भी क्या हो गए, ये भी स्पोरेंजियोस्पोर हो गए, है ना। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये राइजोपस का डायग्राम है, और म्यूकर भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। दोनों के डायग्राम में कोई डिफरेंस, ठीक है। सर स्पोरेंजियम क्या होते हैं? स्पोरेंजियम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये हाइफा के ऊपर ऐसे ये क्लब शेप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे स्पोरेंजियम फट जाते हैं, स्पोर्स बिखर जाते हैं, और स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से एक नए हाइफा का फॉर्मेशन करते हैं, या नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्लियर है भाई सबको? यस। तो दोनों एग्जांपल याद रखो, नोट करो। Zygomastids are the class of terrestrial fungi, मतलब लैंड में पाए जाते हैं। Zygomastids is a class of terrestrial fungi. Next point, they are mostly saprophytic. They are mostly saprophytic, but some of them are, they are mostly saprophytic, but some of them are parasitic. Next point, mycelium is aseptate. Mycelium is aseptate and multinucleate. Mycelium is aseptate and multinucleate. Next, hyphal wall is made up of chitin,
which is also known as hyphal wall is made up of chitin, which is also known as fungal cellulose. ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं. Hyphal wall is made up of chitin, which is also known as fungus cellulose. Next point. Motile spores are absent. मतलब फ्लैजिला वाला कोई भी स्पोर नहीं पाया जाता इनमें. Motile spores are absent. Sexual reproduction takes place. Sexual reproduction takes place through conjugation. Sexual reproduction takes place through conjugation. That's why sexual reproduction takes place through conjugation. That's why they are called conjugation fungi. अब देखो कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बताता हूं कि कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. देखिए कॉन्जुगेशन प्रोसेस. कॉन्जुगेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. आप देखो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में दो हाइफा एक दूसरे के, तो हमने क्या कहा ये सिनोसिटिक कंडीशन है, मतलब एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा है. तो एक ये हाइफा हो गया और एक और हाइफा ले लेते हैं, दूसरा ये हाइफा. ये दोनों हाइफा एक दूसरे के आसपास है. उसके बाद क्या होता है, इन दोनों हाइफा के बीच में पहली स्टेज हो गई. सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि इन दोनों हाइफा के बीच में यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, पैपिला टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है ना. तो पैपिला जैसे इस तरह से मतलब बल्ज आउट होता है दोनों हाइफा में, आपस में एक दूसरे की तरफ इस तरह से बल्ज आउट होकर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन. तो ये स्ट्रक्चर अभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड. फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर है ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है. ये स्ट्रक्चर यहाँ से बीच में इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है. ये सेप्टा का फॉर्मेशन, इन्होंने मोटी सी बॉल दिखा दी, सेप्टा का फॉर्मेशन. इसी तरह से जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर तो इस तरह से सेप्टल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहाँ पर भी ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया है ना. ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग गैमीटेंजिया कहते हैं. और इन दोनों के फ्यूज होने के प्रोसेस को गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ये गैमीटेंजियल या इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं. ठीक है, इसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्जुगेशन फंजाई के नाम से. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो गैमीट होते हैं इसके है ना, ये कैसे होते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, कॉन्जुगेशन के थ्रू हुआ. ये गैमीट कैसे हैं, इन गैमीट की खास बात क्या है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट गैमीट है ना. दे आर मल्टी न्यूक्लिएट. तो मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या हुआ, दैट इज सिनोसिटिक कंडीशन. ठीक है, नोट कर लीजिए.
और इसके बाद फिर ये फ्यूज होकर के जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है, इस मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जाइगोस्पोर कहते हैं। यस सर, हो गया। ठीक है, तो नोट करिए, गैमीट्स आर multinucleate and chenocytic. Full stop. After So gametes are multinucleate, ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, multinucleate and chenocytic. Full stop. After fusion of gamete, after fusion of gamete, formation of, after fusion of gamete, formation of zygospore takes place. ठीक है, formation of zygospore takes place. Full stop. Underline करेंगे, because of this spore, because of this spore, the class is named as zygomycetes. Because of this spore, class is named as zygomycetes. ठीक है, so this was all about the zygomycetes. Is it clear to everyone? सबको समझ में आया भाई? yes sir, yes sir. बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक चीज ये तो लिखा ही नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तो डायग्राम मैंने दिखाई दिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू, asexual reproduction takes place through sporangiospoर। अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं sporangiospoर क्या होते हैं, डायग्राम में मैं आपको दिखा चुका हूं अभी म्यूकर का। asexual reproduction takes place through sporangiospoर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज, है ना। तो नेक्स्ट आप एग्जांपल लिखेंगे एस्कोमाइसिटीज, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई। सैक मैंने होता बोरा, सैक जैसे, बोरे जैसे। तो एस्कोमाइसिटीज, मैं आपको एस्कोमाइसिटीज का पहले कुछ दिखाता हूँ। एस्कोमाइसिटीज कोई एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। चलो, एस्कोमाइसिटीज का एक मेंबर है, तो मैंने आपको बताया कि इस क्लास को हम लोग, ये हमारी थर्ड क्लास है, इसे हम कहते हैं एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज में मैं आपको जो डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम एक फंगस का, उसका नाम है पेजाइजा। पेजाइजा, और पेजाइजा को हम लोग बोलते हैं कप फंगस। कप के जैसे देखो दिख भी रहा है, प्याले के जैसा, कप फंगस इसको बोलते हैं, है ना। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल हो गया ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पेजाइजा है। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्शेला। मॉर्शेला ब्राउन कलर का होता है, और
अजीब से शेप का इस टाइप का एक फंगस होता है, इन्हीं को हम लोग मॉरल्स भी बोलते हैं। इन्हीं को मॉरल कहते हैं, ब्राउन कलर का होता है। किसी ने गुच्ची का नाम सुना है? गुच्ची, गुक्की नहीं, गुच्ची सुना है क्या किसी ने? एक कंपनी का नाम। नहीं बेटा, गुक्की नहीं, गुच्ची, गुच्ची नहीं सुना? उत्तराखंड से है कोई? हिमाचल या उत्तराखंड से कोई है? कोई नहीं? ये गुच्ची जो है ना, ये एक फंगस है, और जैसे मशरूम होता है उसी टाइप का होता है। टेस्ट इसका मशरूम से डिफरेंट होता है, और दिखने में भी थोड़ा सा मशरूम से अलग टाइप का दिखता है, लेकिन मशरूम जैसा ही होता है, ठीक है। और ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। गुच्ची की आज की डेट में दिल्ली में कीमत होगी करीब अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपए किलो का होगा फंगस, ऐसी कीमत है वो, और वर्ल्ड मार्केट में तो और कॉस्टली है। दिस इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फूड, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फूड, 30,000 रुपए किलो, ये इसका कीमत है। रीजन ये होता है कि गुच्ची वो फंगस है, दिस इज हाईली न्यूट्रिशियस फंगस, और गुच्ची को कहीं पे भी ग्रो नहीं किया जा सकता। ये वाइल्ड कंडीशन में अपने आप ही ग्रो करता है, और आज भी ये वाइल्ड कंडीशन में पाया जाता है। उत्तराखंड में और हिमाचल के कुछ पार्ट में नेचुरली ग्रो करता है, गुच्ची को उगाया नहीं जा सकता। तो ये मॉरल ही होता है, गुच्ची एक तरह का मॉरल है ना, एंड वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फ्लैश से भी ज्यादा इसमें प्रोटीन वगैरह होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए। आप देखो इसमें क्या होता है, ये जो इसको तो आपने मॉर्शला लिखा है, हाँ जी, मॉर्शला लिखा है। तो मॉर्शला के नीचे क्या लिखा है आपने? मॉरल कहते हैं इनको, MORAL, मॉरल, कॉमन लैंग्वेज में। तो देखो ये जो फंगस है, इसमें ये नीचे वाला पार्ट तो माइसीलियम से बना होता है ना, और ये आप देख पा रहे हैं ये राइजोइट हो गए, है ना, और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम एपोथीसियम कहते हैं, है ना, ये ऊपर वाला पार्ट इसको एपोथीसियम। एपोथीसियम एक्चुअली क्या है, इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर मिलके एपोथीसियम का फॉर्मेशन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एस्कस, और एस्कस के अंदर ये जो आपको स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। तो एस्कस इसीलिए इस फंजाई का नाम क्या है? एस्कोमाइसिटीज, इसीलिए इसका नाम है ना, इसका नाम क्या है? इसीलिए इसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। तो आपको ये जो फंजाई, ये जो स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग एस्कोस्पोर कहते हैं, एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर जिसके अंदर पाए जाते हैं उसको एस्कस कहते हैं। एक एस्कस के अंदर या तो ये 4 होंगे या ये 8 होंगे, तो 4 से 8 और कोई सिचुएशन नहीं होती, इधर 4 और 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन। ऊपर पे एपिकल पोर होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है ये हिस्सा फट जाता है, रप्चर कर जाता है, इससे स्पोर निकल आते हैं और नए फंगस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एस्कस के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज कहते हैं इस फंगस को। फेजाइजा याद रखिएगा कफ फंजाई है, और मॉर्शला याद रखिएगा मॉरल इसको बोलते हैं, है ना। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ, इसी फैमिली का एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट एक अकेला ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, ईस्ट बीसी का मेंबर है, और ईस्ट ऐसे ही होता है। तो ईस्ट हो गया, मॉर्शला हो गया, फेजाइजा इसके एग्जाम्पल हो गए, और रिप्रोडक्शन एस्कस के थ्रू होता है, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे एस्कोमाइसिटीज। क्लियर है भाई सबको? चलिए तो पॉइंट्स नोट कीजिए। सर ये आप जैसे सी सेक्शन में क्या है ये? कहाँ पे? ये वाला सी पार्ट में कौन सा ये डायग्राम है? वो एस्कस का ऊपर से ट्रांसफर सेक्शन है एस्कस का। ओके सर। और सर एक बार एस्कस सेंस से समझा दीजिएगा। एस्कस बेटा क्या होता है ना कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर एपोफाइसिस है, ये बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर, एपोथीसियम जो है, एपोथीसियम इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, इनको एस्कस कहते हैं। तो एस्कस एक तरह का क्या हो गया? स्पोरेंजियम हो गया, स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर पाए जाए। तो एस्कस वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 और 8 एस्कोस्पोर्स रहते हैं, है ना। तो ये स्पोरेंजियम जैसा स्ट्रक्चर, क्लियर है? सर एस्कोस्पोर जो गोल गोली गोली टाइप के हैं। हाँ, ये जो आपको गोल गोल से दिखाई दे रहा है ये एस्कोस्पोर, ये वाले, ये। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एस्कस एपोथीसियम में होते हैं?
हाँ, एस्कस एपोथीसियम में होता है ऊपर वाला पार्ट में। ओके सर। और एपोफाइसिस कुछ अलग टाइप की, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एपोफाइसिस इज समथिंग डिफरेंट, एपोथीसियम इज समथिंग डिफरेंट। एपोथीसियम लेयर को बोलते हैं, एपोफाइसिस स्टेराइल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने पिंक कलर से कलर कर दिया ना, ये आपके क्या है, एस्कस है। ठीक है, उतना अपन को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है एस्कोस्पोर्स क्या होता है, एस्कस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बीच में स्ट्रक्चर देखो, ये एस्कस है, देखो ये एपोथीसियम का थोड़ा सा एनलार्ज स्ट्रक्चर है ना, समझिए बात को। असीम, ये अपनी जो क्लास होती है वो आज के दिन, आज कौन सा है, आज थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे होती है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये वाला जो बैच है। सर एक बार और रिपीट कर दिया, आवाज नहीं आ रही थी सही से। मैंने कहा अपनी जो क्लास होती है ट्यूसडे थर्सडे होती है, ये बता रहा था। असीम ने मेरे से ओके पूछा तो मैं उसको बोल रहा था ट्यूसडे थर्सडे। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये एपोथीसियम का एनलार्ज स्ट्रक्चर है, एस्कस है, एस्कस के बीच बीच में ये स्टेराइल टिश्यूज हैं, इनको एपोफाइसिस कहा जाता है, ये स्टेराइल टिश्यू। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक नोट कीजिए। एस्कोमाइसिटीज, they are known as they are known as pigmented mold, क्योंकि ये कलर्ड होते हैं। they are known as pigmented mold, they are known as pigmented molds, as they are of as they are of different color, full stop. The mode of nutrition is saprophytic, comma, parasitic, saprophytic, parasitic, or saprophytic, parasitic, or caprophilous. Next point, सर कैप्रोफिलस की स्पेलिंग क्या है? caprophilous, caprophilous, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, माइसीलियम इज, अब देखो ये हायर फंजाई में आता है, माइसीलियम इज सेप्टेट, माइसीलियम इज सेप्टेट, फुल स्टॉप, इसी लिखेंगे। ईस्ट इज the only fungi which is yeast is the only fungi which is unicellular. Next point, the mycelium have, yeast is, ये वाला yeast नहीं, is, इससे पहले वाला माइसीलियम। mycelium is septate, full stop. Yeast is, mycelium is septate, full stop. Yeast is the only fungi, yeast is the only fungi which is unicellular. Next point, the septum have, अब समझिए मैंने आपको बताया था सेंट्रल पोर, the septum have, इनके बीच में ये छेद पाया जाता है सेप्टा के बीच में, इसको सेंट्रल पोर कहते हैं। septum has a central pore called, septum have a central pore called septal pore, septal pore. Next point,
मोटाइल स्ट्रक्चर मतलब फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर are absent in motile structure are absent in life cycle. Next point, asexual reproduction takes place through conidiospore. Asexual reproduction takes place through conidiospore. मैं आपको बताता हूं conidiospore क्या होते हैं. तो conidiospore क्या होते हैं? कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है. कोनिडिया क्या होते हैं? ये एक माइसीलियम है, इससे इस तरह से एक हाइफा वर्टिकली निकलता है और पहले ये इस तरह से एक शेप ले लेता है ना, ये इस तरह का एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ये तो हो गया हाइफा, है ना. और ये क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं. कोनिडियोफोर, THORE, कोनिडियोफोर. कोनिडिया को, फोर मतलब बियर करने वाली. अब यहाँ पर कोनिडियोफोर के ऊपर में इस तरह के राउंड राउंड से बाहर एक्सटर्नली स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं. इनको कोनिडियोस्पोर कहा जाता है और ये अलग हो जाते हैं, हवा में सेपरेट हो जाते हैं, तो इनको हम कोनिडियोस्पोर बोलते हैं. ड्रॉ कीजिए. अब पेनिसिलियम भी इसी का मेंबर है. पेनिसिलियम नोटेटम भी इसी के मेंबर है. पेनिसिलियम इसी से हम निकालते हैं. एस्परजिलस भी इसी के मेंबर है. ये पेनिसिलियम का ही स्ट्रक्चर एक्चुअली. पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पहला एंटीबायोटिक डेराइव किया गया. दूसरा एस्परजिलस, ये भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है. तो पेनिसिलियम भी इसी का मेंबर है, एस्परजिलस भी इसी का मेंबर है. नेक्स्ट पॉइंट, sexual reproduction takes place through गैमीटेंजियल कांटेक्ट. बता ही चुका हूं आपको. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू गैमीटेंजियल कांटेक्ट. फुल स्टॉप. The gametangial contact की spelling with teacher please. कांटेक्ट, CONTACT, कांटेक्ट वाला. Okay, Sexual reproduction takes place through गैमीटेंजियल कांटेक्ट, है ना, between एंथ्रीडियम एंड oogonim. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा. Sexual reproduction takes place through गैमीटेंजियल कांटेक्ट, that is एंथ्रीडियम and oogonium. Next point, these fungi also bear तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसे माइसीलिया जिसमें दो न्यूक्लियस एक साथ पाई जाए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक माइसीलियम. ये कब होता है? जब दो माइसीलियम फ्यूज होते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के फ्यूज होने में काफी टाइम लग जाता है. तो इसमें प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, लेकिन कैरियोगैमी में बहुत टाइम लगता है. तो इस तरह के माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोलते हैं. तो नोट करेंगे, इन एस्कोमाइसिटीज this fungi also bear dikaryotic mycelium, which is also known as
dikaryophase, which is also known as dikaryophase. Next point. अब ये सर एक बार क्वेश्चन, और सर एक बार और रिपीट कर दीजिए. this fungi also bear dikaryotic mycelium, which is also known as dikaryophase, which is also known as dikaryophase of life cycle. Let's look, which is also known as dikaryophase of life cycle. Next, one last thing. Ascospore remains enclosed. Ascospore remains enclosed in a sac-like structure. Ascospore remains enclosed in a sac-like structure called ascus. Each ascus bear, full stop, each ascus bear 4 to 8. Each ascus bear 4 to 8 ascospore. तो ये तो हमारा एस्कोमाइसिटिस. कोई डाउट? No, sir. ठीक है. अब आ जाते हैं चौथा, द फोर्थ वन, दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस. तो बेसिडियोमाइसिटिस में आपका सबसे कॉमन और सबसे फेवरेट वाला जो फंजाई आता है दैट इज एग्रिकस कॉम्प्रेस्टिस, जिसको आप मशरूम कहते हैं. तो एग्रिकस कॉम्प्रेस्टिस, ये रहा आपके सामने डायग्राम आपके. तो ये हमारा एग्रिकस. तो this is example of Agaricus compestris. जिसे मशरूम कहा जाता है. यही एडिबल मशरूम जो आप घरों में खाते हैं. सर आपने अगैरिकस के बाद क्या लिखा है? कंपेस्ट्रिस. कंपेस्ट्रिस, CAMPESTRIS, कंपेस्ट्रिस. तो एग्रिकस कंपेस्ट्रिस को ही मशरूम कहा जाता है. इसके एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए. एक फंगस होता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, बहुत फेमस है. पक्सीनिया ग्रैमिनिस बहुत कॉमन है, बहुत फेमस पैरासाइट है. पक्सीनिया ग्रैमिनिस एक डिजीज कॉज करता है. इसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट. ये जब व्हीट के फील्ड में लग जाता है, गेहूं के खेतों में, तो वहां पर व्हीट के दाने की जगह कार्बन कलर का, ब्लैक कलर का सिर्फ फंगस निकलता है और पूरी फसल बर्बाद कर देता है. पक्सीनिया ग्रैमिनिस है ना. और एक फंगस याद रखना, ये दोनों आप देखना है नीट में कितने बार पूछे गए हैं. एग्रिकस भी पूछा गया है, पक्सीनिया भी पूछी गई थी. एक और फंगस पूछा जाता है एस्टिलागोमाइडिस. एस्टिलागोमाइडिस, MAYDIS, एस्टिलागोमाइडिस.
अस्ट्रोगोमाइटिस क्या कॉज करता है? एक डिजीज कॉज करता है, इसको कहते हैं हम लोग स्मट ऑफ कॉर्न। ये जो कॉब होता है ना, भुट्टा होता है ना, उसको बर्बाद कर देता है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, कॉर्न के सीड्स को डिस्ट्रॉय करता है। पक्सिनिया ग्रामिनिस, अस्ट्रोगोमाइटिस और एग्रिकस कॉम्पेस्ट्रिस, ये तीनों आपको याद रखने हैं। मशरूम डर्टी वाटर में ग्रो करता है। डर्टी वाटर में क्या, ये मतलब सैप्रोफिटिक फंगस है, तो मशरूम को डर्टी वाटर में नहीं ग्रो करते। एक्चुअली मशरूम को ग्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हस्क आता है जिसको भूसा बोलते हैं, है ना, तो वो जो हस्क होता है उसको पहले आप बड़े बड़े कार्टून्स में रखते हैं, वुडन कार्टून्स होते हैं उनको, और उसमें डाल करके उसको थोड़ा सा हम लोग रॉट करते हैं, पानी वानी डाल करके, और रॉट करने के बाद उसके ऊपर ग्रो किया जाता है मशरूम। तो गंदे पानी में नहीं, लेकिन ये है कि जो हस्क होता है, भूसा जो होता है, स्ट्रॉ जिसको बोलते हो, तो वो स्ट्रॉ जो सड़ने लगता है तो उसी पे ग्रो कराया जाता है। और उसके छोटे छोटे सीडलिंग आते हैं, सीडलिंग उस पे फेंक दिए जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। बट दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। इसको वेजिटेबल प्लस बोलते हैं। इसमें प्रोटीन का कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में 50% प्लस पाया जाता है, मतलब 56% 65% प्रोटीन पाया जाता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और बहुत न्यूट्रिशियस फंगस है मशरूम। चलिए नोट कीजिए, तो बेसिडियोमाइसिस फोर्थ वन है, फोर्थ क्लास है, दैट इज बेसिडियोमाइसिस। बेसिडियोमाइसिस सर टाइप क्या है? स्टाइप, ये इसका जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है इसको स्टाइप बोलते हैं, और ये बहुत सारे माइसीलियम के हाइफा के फ्यूजन से बनता है। तो ये सर स्टॉक और टाइप सेम है? नहीं, यहाँ पे हाँ, स्टॉक और स्टाइप बोथ आर द सेम थिंग। यहाँ पे हम स्टेम वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, स्टॉक को स्टाइप करते हैं, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर। और ये इसमें स्पोर है, बेसिडियो स्पोर बन रहे हैं। और ये जो गिल्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव बॉडी है, ये कोई रेस्पिरेटरी बॉडी नहीं है। दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बेसिडियो स्पोर बनते हैं। दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो गिल्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर रेसिडियो स्पोर का फॉर्म होता है। ऊपर एक कैप वाला पार्ट हो गया, है ना, और ये बेसिडियोमाइसिस। तो नोट करेंगे बेसिडियोमाइसिस। तो बेसिडियोमाइसिस जो होती है इसको क्लब फंजाई बोलते हैं, गधे की तरह दिखाई देती है, इसलिए क्लब फंजाई बोलते हैं, क्लब लाइक स्ट्रक्चर, क्लब। और बेसिडियोमाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, दैट्स इट। तो नोट करेंगे, फ्रूटिफिकेशन आर ऑफन लार्ज, दोबारा रिपीट कर दीजिए। fructifications are often large and club shaped. Fructifications are often large and club shaped, hence we call The fructification of often large and club shaped, hence we call club fungi. Next point, motile structures are absent in the life cycle. अगला पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं, ये एक्सक्लूसिवली नीट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन the motile structure are एब्सेंट इन लाइफ साइकिल। मैं अगला जो आपको पॉइंट बोलने वाला हूं, ये ऑलरेडी नीट पे पूछा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज स्ट्रॉन्गेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द वर्ल्ड, और उसका आंसर था बेसिडियोमाइसिस। तो फूड में या सेल के अंदर इनफैक्ट तो लिग्निन पाया जाता है और सुबेरिन पाया जाता है। लिग्निन को डिपॉजिट करने की कैपेबिलिटी, लिग्निन को डिग्रेड करने की या उसको डिकम्पोज करने की कैपेबिलिटी ना ही बैक्टीरिया में होती है, ना ही किसी और फंगस में। तो कुल मिलाकर के वुड को डिग्रेड करने की, जो वुड प्रॉपर वुड होती है, टीक वुड वगैरह होती है, जिसमें लिग्निन ज्यादा पाया जाता है, उसको डिग्रेड करने की कैपेबिलिटी बाकी किसी फंगस में नहीं होती, वो बेसिडियोमाइसिस में पाई जाती है।
तो सबसे पहले सबसे पावरफुल डिकम्पोजर फंगस है, और फंगस में भी सबसे पावरफुल कौन है? बेसिडियोमाइसिस। नोट करेंगे, दे आर दी बेस्ट, they are the best decomposer of world as they can decompose. They are the best decomposer of world as they can decompose lignin and cellulose, as they can decompose lignin and cellulose, which cannot be decomposed by any other fungi, which cannot be decomposed by any other fungi or bacteria. Next one. They have two types of mycelia. They have two types of mycelia. Full stop. Primary mycelia are monokaryotic, मतलब एक न्यूक्लियस होगी. Primary mycelia are monokaryotic and secondary mycelia are dikaryotic. Secondary mycelia are dikaryotic. Secondary mycelia are dikaryotic. They have two nucleus. They have two nucleus. Next point. Sexual reproduction takes place through fusion of two. Sexual reproduction takes place through fusion of primary mycelium प्राइमरी माइसिलिया. हाँ, sexual reproduction takes place through fusion of primary mycelia and by this way they form dikaryotic secondary mycelia. Next point. सर लास्ट वाला रिपीट कर दीजिएगा एक बार. By this way they form secondary mycelia. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सेकेंडरी माइसीलिया रिप्रोड्यूस नहीं करते? सेकेंडरी माइसीलिया आपस में वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते, उनकी न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती है और वो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सर मैं समझ गई, हाँ जी, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो कोई नहीं, ये देखो, रुकिए एक मिनट, आपको दिखाई देता हूँ लाइव सेटिंग्स। देखिए, ये एग्रिकस कॉम्प्रेस्टिस की लाइफ साइकिल है, मुझे बताओ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, लेकिन आप समझ लीजिए, है ना, वो आपकी मर्जी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको एक्चुअली हाइमेनियम बोलते हैं, ये फर्टाइल पार्ट होता है, मतलब जो गिल्स वाली हम लोग बात करें, सीधे सीधे अगर बात की जाए तो ये गिल्स हैं, इन गिल्स में इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इन गिल्स में स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनको हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिडियोस्पोर होते हैं, है ना, तो ये बेसिडियोस्पोर बनते हैं बेसिडियम में, इसीलिए मैंने कहा कि इसको बेसिडियोमाइसीटीज कहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये बेसिडियोस्पोर है, तो आप ये चीज भी देख लीजिएगा। बेसिडियोस्पोर दो तरह के बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, इनमें से दो अलग अलग तरह के माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोगों ने क्या बोला, तो बेसिडियोमाइसीटी जो बेसिडियोस्पोर्स जो जर्मिनेट करते हैं, इन्हें हमने बोला प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज हो जाने के बाद मैंने आपसे क्या बताया, ये क्या बनाते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम, अब ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोफेज। क्यों भाई, डाइकैरियो, डाई मींस टू, कैरियो मींस न्यूक्लियस, तो डाइकैरियोफेज, दो न्यूक्लियस पाई जाती हैं। ये डाइकैरियोफेज जो न्यूक्लियस होता है, ये डाइकैरियो माइसीलियम से ही मिलकर के क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि डाइकैरियोफेज में जो दो न्यूक्लियस हैं, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद बेसिडियम का फॉर्मेशन करती हैं। बेसिडियम के अंदर फिर से रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब कि मियोसिस होती है, और फिर से रिडक्शन डिवीजन होकर के क्या होता है, हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। समझ आया भाई।
ये इसकी लाइफ साइकिल। दैट्स हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस बेसिडियोमाइसिटी फंगस। अभी क्लियर है सबको? तो हमने यही पढ़ा कि इसकी लाइफ साइकिल में दो तरह के माइसीलिया पाए जाते हैं, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक को हमने क्या बोला? प्राइमरी माइसीलियम। डाइकैरियोटिक को क्या बोला? सेकेंडरी माइसीलियम। क्लियर भाई? यस सर सर। एक बार और बता दीजिए। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, तो मैंने आपसे कहा कि ये जो स्ट्रक्चर, इनको गिल्स कहते हैं। इन गिल्स के अंदर इस तरह के स्पोर्स होते हैं, इनको बेसिडियोस्पोर कहते हैं। बेसिडियोस्पोर गिरते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं, हवा से उड़ के जाते हैं, मिट्टी में गिरते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। दो माइसीलियम बनाते हैं, दो अलग अलग तरह के प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, या यूं कहें प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन। प्राइमरी माइसीलियम में एक सेल में एक न्यूक्लियस है, मतलब क्या है? मोनोकैरियोटिक है। ये माइसीलियम आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बोलते हैं। तो माइसीलियम के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमने लिखा हुआ। जब दोनों माइसीलिया फ्यूज करते हैं तो इनका प्रोटोप्लान तो फ्यूज हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होती, मतलब प्लाज्मोगेमी तो होती है लेकिन कैरियोगेमी नहीं होती, डिले हो जाती। तो इस तरह से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, मतलब हर सेल में दो न्यूक्लियस। तो यहां पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है, जिसको हम सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। इन्हीं सेकेंडरी माइसीलियम के मिलने से इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम मशरूम कहते हैं। इस मशरूम के अंदर अब क्या होता है? सेकेंडरी माइसीलियम से, है ना, अब हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाती है। न्यूक्लियस के फ्यूज होने से बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। हर बेसिडियम के अंदर 4 स्पोर बनते हैं। इन चारों स्पोर को क्या बोलते हैं? नॉर्मली 4 बनते हैं, 8 भी हो सकते हैं, तो नॉर्मली 4 स्पोर बनते हैं। इन बेसिडियम के ऊपर जो स्पोर बनते हैं, इनको बेसिडियोस्पोर कहते हैं। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? यस सर। तो ये था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस वन, है ना, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज। और नोट करेंगे, एक दो पॉइंट नोट कर लो, उसको खत्म करते हैं। Asexual reproduction, asexual reproduction takes place through, asexual reproduction takes place through different type of spores, but mainly Could you please repeat? asexual reproduction takes place through mainly basidiospore. Asexual reproduction takes place through basidiospore. That's why they are called basidiomycetes. Sir, they take place through Basidiospore takes place through basidiospore. That's why the fungi named as basidiomycetes. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज बढ़ाऊंगा, जो एक रह गया है, ठीक है ना। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज कंप्लीट करके फंजाई हमारी कंप्लीट होगी। सिर्फ हमारा एक क्लास रह गया है, तो आप याद रखिएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज आपको नेक्स्ट क्लास में करवाना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, है ना, प्लांटेई, निमिलिया, थोड़ा और वायरस पढ़ेंगे, ठीक है सर दैट सर। हाँ जी, बोलो बोलो। दैट भाई फंजाई। कौन फंजाई? सर कौन एक सा? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। मतलब हम लोग ये ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ड्यूटेरोमाइसिटीज एक क्लास बचा हुआ है ना, हमने एस्को, बेसिडियो, है ना, जाइगो, है ना, एस्को, बेसिडियो, जाइगो सब कर लिया। अब एक आखिरी क्लास बचा है, वो क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो नेक्स्ट क्लास में ड्यूटेरोमाइसिटीज हम लोग करेंगे और फंजाई